पहले क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपको इस घटना के बारे में जान लेना जरूरी है। तो हुआ क्या था, अभी सिविल सर्वेंट को तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि एक स्पीच दे रहे थे और उसमें उन्होंने कह दिया कि जो गवर्नर है वो स्टेट का हेड होता है और उसकी मर्जी होती है किसी बिल को वो होल्ड करके रखे। तो बेसिकली यहाँ पर हमेशा किसी भी राज्य में अगर गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विवाद चलता रहता है, तो ये उसी चीज को लेकर है। तो हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। RN रवि तमिलनाडु के गवर्नर है। चेन्नई यहाँ की राजधानी है। MK स्टोलिन यहाँ के क्या है? MK स्टोलिन यहाँ के CM है। ठीक है, MK स्टोलिन CM, चेन्नई राजधानी। ठीक है, चलिए। इसके अलावा इन्होंने अपने स्पीच में 2 पावर प्लांट के बारे में भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, और इसमें बोल दिया कि इसमें भी ना फॉरेनर हाथ है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है, कुंडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, कुंडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका बैंकिंग सेक्टर के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अभी क्या किया है, RBI ने रेपो रेट को उतना ही रखा है 6.5। अब रेपो रेट क्या होती है? यदि कई बार हमारे कॉमर्शियल बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है उधार के लिए, तो वे RBI के पास जाते हैं और RBI उनको जिस रेट पर ये पैसे देता है वो रेपो रेट कहलाती है। ठीक है, इसका उल्टा भी कई बार होता है, यानी कि कॉमर्शियल बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है और RBI को जरूरत पड़ती है, तो वो कहलाती है आपकी RBI से चाहिए होती है किसको? कॉमर्शियल बैंक को। तो वो कहलाती है आपकी रिवर्स रेपो रेट। तो ये तय कौन करता है? ये तय करती है MPC। तय कौन करती है? ये तय करती है MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। MPC जो है वो तय करती है इसको। और इस MPC में 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर होते हैं, 3 होते हैं RBI से और 3 होते हैं आपके गवर्नमेंट से। 3 होते हैं RBI से और 3 होते हैं गवर्नमेंट से। तो ये 6 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम RBI के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। RBI एक्ट आया था 1934 का, उससे ये बना था। 1935 में बना था। शुरुआत में इसकी राजधानी कोलकाता रही 1937 तक। उसके बाद इसको परमानेंटली मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया और अभी RBI की राजधानी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई में है। अगर हम बात करें कि ये नेशनलाइज कब हुआ था, ठीक है, तो ये नेशनलाइज हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को। तो जब ये 1930 में बना था, ठीक है, तो जब इसके जो हेड बने थे, ठीक है, जब जो इसके हेड बने थे वो कौन थे आपके? वो ब्रिटिशर थे। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि RBI के पहले गवर्नर, पहले इंडियन गवर्नर, तब आपने CD देशमुख कहना है। ठीक है, CD देशमुख कहना है 1949 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच पार्टी अप्लाइड फॉर द नेशनल पार्टी। तो अभी क्या है कि अगर आपके या तो आपने 6% वोट प्राप्त किए हो, ठीक है, अगर किसी आपके जो पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ हो उसमें आपने 6% वोट प्राप्त किए हो, या आपके पास 2 लोकसभा की सीट हो, ठीक है, या 4 विधानसभा की सीट हो, तो कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनने के लायक हो जाती है। अब आम आदमी पार्टी की 2 जगह पर तो सरकार है, एक दिल्ली में एक पंजाब में। ठीक है, और इनके पास लोकसभा की सीट भी है। ठीक है, तो इनका क्लेम है कि हमने 6% वोट प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, 6% वोट प्राप्त कर लिया, इसलिए हमें क्या बनाया जाना चाहिए? नेशनल पार्टी बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ये वाला जो विवाद जुड़ा है वो आपके तमिलनाडु वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है कि आर्टिकल 200 किसके रिलेटेड है? गवर्नर की एसेट्स को लेकर, गवर्नर की मंजूरी को लेकर। राज्य में कोई कानून तभी बनता है जब गवर्नर उस पर साइन करते हैं।
तो गवर्नर के पास जब वो आ जाता है तो वो तीन चीजें होती है, या तो वो उस पर साइन कर दे, अपनी एसेंस दे दे, ठीक है, या उसको रिटर्न बैक कर दे किसी मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है, या उसको होल्ड करके रख ले। तो जो आर एन रवि तमिलनाडु के जो गवर्नर थे वो इसी बात को लेकर कह रहे थे कि जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर के पास ये पावर होती है। चलो, तो आर्टिकल 200 आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो गया है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है राज्य के शासन प्रशासन को संभालने के लिए, और इनका कोई फिक्स टेन्योर भी नहीं होता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। मैक्सिमम कोई इनकी एज नहीं होती है, मिनिमम होती है 35, मिनिमम होती है 35, मैक्सिमम कोई एज नहीं होती है। और सैलरी होती है इनकी 3.5 लाख, ठीक है, राष्ट्रपति की 5 लाख पर महीना, उपराष्ट्रपति की 4 लाख, गवर्नर की 3.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट के जो हेड है सीजीआई उनकी 2.80 लाख, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज की 2.50 लाख, इसके अलावा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी 2.5 लाख, और हाई कोर्ट के अन्य जजों की 2.25 लाख। ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इज यूनियन लेबर मिनिस्टर। तो यूनियन लेबर मिनिस्टर अभी है भूपेंद्र यादव। तो आपको पता है हम डेली एक मिनिस्ट्री देखते हैं, तो यूनियन लेबर मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है आपका शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस इज अबाउट। तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। जब तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि ने अपनी स्पीच दी, उसके बाद तमिलनाडु के सीएम एम के स्टोलिन ने पलटवार किया और उन्होंने केस का ध्यान दिलाया, ठीक है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1975 का। इसमें उन्होंने कहा कि गवर्नर प्रेसिडेंट के जैसे नहीं होते, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास तो फुल फ्लेज पावर होती है, लेकिन गवर्नर, ठीक है, मात्र क्या होते हैं, एक आपके सिंबॉलिक होते हैं, ठीक है। तो ये वार पलटवार आपका चलता रहेगा। आपको दो केस याद रखने हैं, एक तो आर्टिकल 200 याद रखना है आपने, तमिलनाडु के सीएम, तमिलनाडु के गवर्नर, और शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, जिसमें ये बोला था कि गवर्नर की वो वाली पावर नहीं होती जिस तरीके से प्रेसिडेंट की होती है। बस इतना याद रखना है आपने। नेक्स्ट आपका राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान में क्या था, पहले से ही एक बीमे की योजना थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड। और अब उन्होंने क्या कर दिया, निशुल्क इलाज के लिए बोल दिया है। तो मुख्यमंत्री निशुल्क राजस्थान योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? आपकी राजस्थान से जुड़ी हुई है, जिसमें फ्री इलाज के लिए बात की जा रही है, ठीक है। तो दोनों चीजों को आपने याद रखना है। राजस्थान, राजस्थान की बात करें तो जयपुर यहाँ की राजधानी है, जयपुर यहाँ की राजधानी है। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है, ठीक है, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है, ठीक है। चलिए, और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट कह रहा है वो चुका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज अबाउट। देखो बेसिकली क्या है, अभी भूटान के जो किंग थे वो भारत में घूमने आए थे, ठीक है, भूटान के जो किंग थे वो भारत में घूमने आए थे, और भूटान में भारत की मदद से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बिजली बनने वाले यंत्र लगे हुए हैं। उनमें से सबसे पुराना जो यंत्र है वो है चुका, ठीक है, जो भूटान में है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे चुका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य, किस देश में है, तो भूटान में है। किसकी मदद से लगा था? भारत की मदद से लगा था। भूटान की करेंसी कई बार पूछ लेते हैं, तो नेगल ट्रम, ठीक है, थिम्पू राजधानी है, और नेगल ट्रम यहाँ की करेंसी है। तो पहले भी हमने रिपीट किया था। इस सेशन की खूबी यही है कि अगर आप लोग लंबे टाइम तक देखते हो तो आपका बार बार रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच कंट्री हैव द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किसकी है? पर कैपिटा इनकम का मतलब कमाई को वहां की जनसंख्या से डिवाइड कर दो, कमाई को वहां की जनसंख्या से डिवाइड कर दो, तो इसमें नंबर आता है किसका? भूटान का, ठीक है, किसका? भूटान का। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 49.3 ऑफ फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो आप बोलोगे कि विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब, तो इशू ये है कि अभी फ्रांस ने क्या किया है,
अपनी जो रिटायरमेंट एज है, जो पेंशन मिलने वाली एज है, उसको 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया है। ठीक है, 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया है। इस वजह से वहां पर ना विवाद हो रहा है। ठीक है, तो ये होता किस वजह से है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने यूज किया था आर्टिकल 49.3। जो फ्रांस के जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, उनको स्पेशल पावर देता है कि वो बिना पार्लियामेंट में डिस्कस करे कोई कानून बना सकते हैं। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर पास अ बिल विदाउट अ वोट, बिना वोट के ही पास करा लिया उन्होंने इसको। तो इस वजह से ये आपका चर्चाओं में है। नेक्स्ट कह रहा है विच कंट्री फर्स्ट विजिटेड आफ्टर बिकमिंग पीएम। तो देखो ये वैसे 2014 का क्वेश्चन है, तब एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। तो जब 2014 में 25 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री पीएम बने थे पहली बार मोदी, तो सबसे पहले वो किस देश में घूमने गए थे? तो वो सबसे पहले गए थे भूटान में। तो भूटान के किंग घूमने आए हैं, तो इस वजह से भूटान से रिलेटेड हमें सारी चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है अभी ना एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है। पहले तो आपने याद रखना ये थर्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है। कब पब्लिश हुई है? 4 अप्रैल को हुई है। किसने बनाई है? ये टाटा ट्रस्ट ने। ठीक है, जो ये रिपोर्ट है ये टाटा ट्रस्ट ने बनाई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कि भाई स्टेट की पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, उसके मामले में सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं, उसके मामले में जो सबसे ज्यादा महिलाएं हैं वो है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना की पुलिस फोर्स में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। और सबसे लास्ट नंबर आता है किसका? वेस्ट बंगाल का। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी। इंडियन स्पेस पॉलिसी का जो 2023 है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी स्पेस के अंडर आएगा। अभी तक जो स्पेस है वो ना सरकार का डोमेन रहता था, लेकिन अब हम प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर आ रहे हैं स्पेस में। अगर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, 1969 में बनी थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ एस सोमनाथ अभी इसरो के चेयरमैन है। किसको रिप्लेस किया इन्होंने? के सिवन को इन्होंने रिप्लेस किया। तो भारत के जो अंतरिक्ष का काम देखती है वो इसरो ही देखती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने जानकारी दी कि स्पेस में प्राइवेट सेक्टर भी आएगा। और कौन है अभी? अनुराग ठाकुर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि हमारी होम मिनिस्ट्री ने, ठीक है, हमारी होम मिनिस्ट्री ने सीबीआई जांच के लिए बोला है ऑक्सफोम में। ऑक्सफोम क्या है? एक एनजीओ है। और इसने क्या किया है, एक कानून होता है एफसीआरए। एफसीआरए मतलब कोई संस्था को बाहर से पैसे लेने के लिए पहले ना परमिशन लेनी पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया है, जो इनकी तय लिमिट थी 2021 तक एफसीआर लेने की, उसको इन्होंने आगे एक्सटेंडेड नहीं कराया और बाहर से पैसा लेते रहे। तो अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो क्या कर रही है, इन पे एफसीआरए कानून के तहत एफसीआरए कानून के तहत या उसका वोलेशन करने को लेकर इनके खिलाफ केस कर रही है। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, एक तो कौन सा एनजीओ है जिसके खिलाफ सीबीआई जांच होगी? ऑक्सफोम। क्यों होगी? क्योंकि इन्होंने एफसीआरए कानून का पालन नहीं किया। एफसीआरए कानून क्या कहता है कि अगर आप विदेशों से पैसे ले रहे हो, विदेशों से आपके पास डोनेशन आ रही है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये था आपका